दोस्तों, तालिबान जो एक आतंकवादी ग्रुप है, कैसे उसने 3.5 लाख अफगानिस्तान की प्रोफेशनल आर्मी इंक्लूडिंग यूएसए की आर्मी को हराकर उसने पूरे अफगानिस्तान पर कैसे कब्जा कर लिया। कैसे आज की डेट में वो प्रेसिडेंशियल पैलेस जो कि जिसको अर्ग कहा जाता है अफगानिस्तान में, वहाँ पर उसने अपनी सरकार बना ली है, वहाँ पर कब्जा उसने कर लिया। उसने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम उस स्ट्रैटेजी से हम क्या सीख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर विकी भारद्वाज। तालिबान की जीत को मैंने 12 से 13 पॉइंट में कैटेगराइज किया गया है। मैं आज आपको बताऊंगा 1 बाय 1 तालिबान ने कैसे वहां पर पूरा का पूरा कब्जा कर लिया, अपना होल्ड बना लिया। सबसे पहले हम बात देखेंगे तालिबान शब्द कहां से आया। तालिबान शब्द का जो मतलब है वो उसको पश्तून में बोलते हैं तालिब से, जिसका मतलब क्या होता है, रिलीजियस स्टूडेंट, यानी कि एक धार्मिक स्टूडेंट जो कि जिसके ख्यालात जो वो इस्लामिक है। तो ये क्या कट्टरपंथी हैं। इनका जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो यही है कि हमें धर्म के नाम पर ही अपना देश बनाना, धर्म के नाम पर हम अपना संविधान बनाना है, कि हमें पूरी तरीके से धार्मिक तरीके से ही चलना है, जैसे कि इस्लाम में बताया है। ये कट्टरपंथी जो है ना, कट्टरपंथी, ये वो एक स्टूडेंट है। इसके बाद जो तालिबान के लड़ाके हैं, इन्होंने कहा कि हमें अगर जीतना है, हमें अगर कामयाब होना है, तो इन्होंने क्या किया, एक आइडियोलॉजी दी। बोला कि सबसे पहले कोई भी जो ग्रुप है, कोई भी ग्रुप आर्मी अगर वो देश के खिलाफ रिबिलियन करती है या कुछ भी करती है, वो तब तक कामयाब नहीं हो सकती। वो तब तक अपने साथ और ग्रुप्स को इकट्ठा नहीं कर सकती, लड़ाकों को अपने साथ इकट्ठा नहीं कर सकती, जब उनके पास क्या आइडियोलॉजी ना एक दी जाए उस ग्रुप को या झुंड को। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक आइडियोलॉजी दी। इन्होंने आइडियोलॉजी दी कि जो अफगानिस्तान की जो पीडीपीए की गवर्नमेंट है वो देश में अत्याचार कर रही है पश्तूनों के खिलाफ, देश में उसी की वजह से गरीबी है। अगर वो गवर्नमेंट चले जाएगी तो हम क्या होंगे, खुशहाल हो जाएंगे, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हम खुशहाल हो जाएंगे। तो जो आम जनता ना, वो इसकी आइडियोलॉजी से बहुत, तालिबान की आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, जिसके कारण उन्होंने इनका साथ देना शुरू कर दिया। इनका जब साथ देना शुरू किया तो इनका ग्रुप बड़ा होता गया, एक मास ग्रुप जो था ना वो गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हो गया। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक आइडियोलॉजी जो है ना, आम जनता को एक आइडिया दिया कि इस कारण हम जो है गवर्नमेंट के खिलाफ हमको खड़े होना है। तो तीसरे नंबर पे आता वॉलंटियर। वॉलंटियर यानी कि इनको जितने भी जो लड़ाके थे वो कहाँ से मिल गए, इतने काफ़ी जो एक बड़ी मात्रा में झुंड था, इनको कहाँ से मिल गया। तो इनको बड़ी मात्रा में झुंड मिला, इनको वॉलंटियर मिले। वॉलंटियर की उनको खुद से बोला कि हम लड़ेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ। इनको बहुत ज़्यादा पश्तून लड़ाके मिले। जो पश्तून जो है एक बहुत बड़ा लड़ाकू कबीला माना जाता है, क्योंकि तालिबान में मैक्सिमम जो गुट है वो एक पश्तूनों का। पश्तून जो बहुत लड़ाके होते हैं जो कि अपनी होंद के लिए, अपने कबीले के लिए, अपनी इस्लाम के लिए, ये क्या मरने मारने पर उतारू आ जाते हैं। तो इन्होंने मैक्सिमम क्या पश्तूनों ने वॉलंटियर कहा किया कि हम खुद लड़ेंगे। जो ओसामा बिन लादेन था वो एक बहुत रिच फैमिली से, ऐसा नहीं कि इसमें गरीबों को शामिल किया गया। बहुत से लोग बोलते हैं कि जो आतंकवादी होते हैं वो गरीब होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ओसामा बिन लादेन एक बहुत ही समृद्ध फैमिली से था, बहुत ही अमीर आदमी था, उसने भी खुद ही वॉलंटियर ही वो उसमें शामिल हुआ था आकर। और तो और जो पश्तून अफगानिस्तान आर्मी में थे, इन्होंने उनको भी भड़काया, उनको भड़काकर इन्होंने उनको भी अपने पास कर लिया। जो पश्तून आर्मी में थे, प्रोफेशनल आर्मी थी, उनके पास जो ट्रेनिंग थी वो बेस्ट थी। जो कि आर्मी है जो एक देश से दूसरे देश में ट्रेनिंग लेने भी जाती है, उसमें कुछ तो यूएसए में भी गए थे, कुछ शायद कहीं ना कहीं दूसरे देशों में भी जाकर ट्रेनिंग ली होगी, शायद पाकिस्तान आर्मी के साथ ट्रेनिंग ली होगी। तो वो क्या हाईली जो ट्रेंड थे ना आर्मी थी, जो पश्तून थे, वो जब इनके साथ मिले उन्होंने इनको ट्रेंड करना शुरू कर दिया। इनको जब ट्रेंड किया तो इससे इनकी क्या होगी, ट्रेनिंग अच्छी होगी। इससे जो इनको वॉलंटियर मिले उनके पास क्या थी, हाईली ट्रेंड वो वॉलंटियर थे। तो इनको उनसे भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिली लड़ाई करने में। तालिबान ने जो है कामयाब होने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाई। सबसे पहली स्ट्रैटेजी अपनाई इन्होंने, डिफेंसिव नहीं रहे, ये ऑफेंसिव हुए। यानी कि ये बचने की मूड में नहीं थे कि हम बचेंगे, ये अटैक करने के मूड में थे। जैसा कि डोभाल साहब ने कहा कि हमने जब अपनी स्ट्रैटेजी डिफेंसिव से क्या कर ली, ऑफेंसिव, तो क्या हुआ, दुश्मन डर जाता है। इससे क्या होता है, जब दुश्मन को लगेगा कि मैं बचूं, इससे बढ़िया कि मैं उसको मारूं, तो इससे अगला दुश्मन क्या, वो पीछे हट जाता है कि ये मुझे मारेगा। तो इन्होंने क्या किया, डिफेंसिव मोड से इन्होंने क्या किया, ऑफेंसिव मोड पे आ गए। उसके बाद क्या किया, इन्होंने कहा कि सबसे पहले जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग इलाके हैं, जो बड़े बड़े सिटीज हैं, उनके ऊपर अपना कब्जा कर लो। तो इन्होंने सबसे बढ़िया क्या किया, बड़े बड़े इलाकों पर क्या किया, कब्जा कर लिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, हम गुरिल्ला वार खेलेंगे, यानी कि छुप छुप कर हम अटैक करेंगे आर्मी के ऊपर।
चाहे वो फॉरेनर है चाहे वो अफगानिस्तान आर्मी है। तो इन्होंने क्या किया, शुभ शुभ कर उन पर वार करना शुरू कर दिया। उसके बाद सबसे जो इनका मेजर पॉइंट था कि जो ये लड़ाके थे ये आम लोगों जैसे कपड़े पहनते थे, तो ये रूरल एरिया में ज़्यादा रहते थे, वहाँ गुलमुल जेते थे। अब आर्मी को ये नहीं पता लगता था कि इसमें टेररिस्ट कौन है और इनोसेंट पीपल कौन है, किसके ऊपर अटैक करना है किसके ऊपर अटैक नहीं करना, क्योंकि इनके कपड़े सेम थे, इनके कपड़े सेम थे, इनके पहनावा सेम था, इनकी जो वेशभूषा थी वो एक जैसी। तो ये रूलर में ज़्यादा घुल मिल जाते थे। उसके बाद क्या किया इन्होंने, प्रोपेगेंडा करना शुरू किया। इन्होंने आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया कि जो कि प्रोफेशनल आर्मी है वो हमारे ऊपर जो है वो अटैक करवाती है, इससे इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या किया, थ्रेट देने शुरू कर दिए। जो सोल्जर्स थे, आर्मी के सोल्जर थे, उनको थ्रेट देना शुरू किया। इन्होंने उनके मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज भेजने शुरू कर दिए, जैसे कि हमारे मैसेज बॉक्स में मैसेज आ जाता है किसी का कि आपको मार देंगे, आपके साथ ये कर देंगे, आपके बच्चों के साथ अगवा कर देंगे। तो इन्होंने ऐसे टेक्स्ट मैसेज उनको देने शुरू कर दिए आप प्रोफेशनल आर्मी को, ताकि वो डर जाए, क्योंकि एट द एंड जो है हर आदमी जो है अपनी फैमिली उसके लिए फर्स्ट होती है, चाहे वो बीवी बच्चे हों, चाहे बीवी बच्चे माँ बाप उसके लिए सबसे फर्स्ट होते हैं। तो इन्होंने उनको टेक्स्ट भेजे। उसके बाद क्या, ये मेंटली बहुत स्ट्रांग थे दोस्तों। इनको क्या, जब मेंटली एक आदमी सोच लेता ना कि मुझे ये काम करना, तो वो करके ही रहता है। ये मेंटली सोच चुके थे कि हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि एक तो ये 2000 सन के बाद जो ये पावर से क्या थे, दूर थे। तो इन्होंने मेंटली सोच रखा था कि हम पावर में आएंगे आएंगे। वो कहते हैं ना, इंग्लिश की बुक है एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, अगर आप मेंटली सोच लेते हो तो आप वो कर देते हो। तो इन्होंने क्या किया, मेंटली सोचा हुआ था कि हम जो है अफगानिस्तान आर्मी हो, चाहे वो अमेरिकन आर्मी हो, चाहे यूएसएसआर की आर्मी हो, हम किसी को भी डिफीट कर सकते हैं। तो इन्होंने उसको डिफीट कर दिया। ये क्या, मेंटली स्ट्रांग थी। उसके बाद जो अशरफ गनी साहब थे, जो अभी के वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, इन्होंने क्या किया, डिप्लोमेटिक तौर पे भी कैसे मारा। इन्होंने एक तो उनसे जाकर क्या की, बातचीत की कि हम अच्छी गवर्नमेंट देना शुरू कर देंगे, हाँ हम अच्छी एजुकेशन देंगे। लेकिन हुआ क्या, ग्राउंड लेवल पे क्या थी, रियलिटी कुछ और थी। ग्राउंड लेवल पे इनके जो लड़ाके थे ना, वो क्या करते थे, डे बाय डे अपना एरिया जो था कंट्रोल अपने अंदर करने शुरू कर देते। सेम वैसे जैसे कि पाकिस्तान के एक्स चीफ और प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी, वो जब कोलंबो से वापस आए थे, जब उन्होंने कू करना था, तो उन्होंने क्या किया था, वो ऊपर जो है हवा में जहाज में घूम रहे थे। वो तब तक ऊपर घूमते रहे जब तक उनको ये नीचे से कंफर्म नहीं हो गया था कि उनकी आर्मी ने जो है हर डिपार्टमेंट को, हर जगह पर अपना कब्जा कर लिया। तो इन्होंने भी क्या किया, एक तरफ अशरफ गनी साहब से बात कर रहे थे कि हम डिप्लोमेटिकली सब काम करेंगे, लेकिन नीचे क्या किया इन्होंने, सारा काबुल में जो प्रेसिडेंशियल पैलेस था, जो अर्ग, वहां पर कब्जा कर लिया। और भी इन्होंने हर जगह पर अपना कब्जा जब कर लिया, उसके बाद ये क्या हुआ, ये बिल्कुल ओपनली सामने आ गए कि हमने अपना कब्जा कर लिया, अब गवर्नमेंट जो है वो तालिबान की बनेगी। अब बात करते हैं कि तालिबान को सपोर्ट कहां से मिली, चाहे वो एमुनिशन सपोर्ट थी, चाहे वो मॉरल सपोर्ट थी, चाहे वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट थी। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि तालिबान का जो जन्म है वो अमेरिका ने ही किया हुआ है। कैसे, वो मैं बताता हूं कि जो ये साथ साथ फोटो चल रही है, एक ये रोनाल्ड रीगन साहब की जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, ये उनकी फोटो है। ये मुजाहिदीन के साथ बैठे हुए हैं। इन्होंने क्या किया, मुजाहिदीन को फाइनेंशियली सपोर्ट मैक्सिमम किया। इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो मुजाहिदीन को दिए हैं थ्रू पाकिस्तान। पाकिस्तान की आर्मी जो थी वो इनको ट्रेंड करती थी, वो अमेरिका के कहने पर। तो जो इनको सबसे बड़ी एड जो मिलती है वो अमेरिका से मिली है। क्यों मिली है इनको एड, वो यूएसएसआर को हराने के लिए, ताकि जो यूएसएसआर जो है उस एरिया में वो ज़्यादा कब्जा ना कर पाए। एक वॉशिंगटन पोस्ट में जो अमेरिका का अखबार है, वहाँ पर एक न्यूज़ भी छपी थी कि अमेरिकन जो थे उन्होंने टेक्स्ट बुक, जो किताबें होती हैं ना, वो किताबें छपवाई थी, वो उन्होंने मुजाहिदीन को बांटी थी। उन किताबों में एक बहुत ही वायलेंट जो तरीका था ना, वो बताया गया था लड़ाई का, बहुत वायलेंस उसमें बताई गई थी। जैसे कि आजकल सिंगर है जो हथियारों की, मैक्सिमम जो पंजाबी गाने हैं उनमें हथियारों की बात की जाती है। इससे क्या होता है, जो यंग जनरेशन होती है वो और भी अग्रेसिव हो जाती है। तो ये इन्होंने, जो अमेरिका था, अमेरिका ने क्या किया, टेक्स्ट बुक छपवाई वायलेंट, जिसमें हथियारों की बात की, कैसे लड़ना है, कैसे उनको और उकसाया ताकि वो यूएसएसआर आर्मी के खिलाफ क्या लड़ें। बात करते हैं कि तालिबान वालों की सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यानी कि इनकी कमाई क्या। कोई जो इतने बड़े बड़े जो विद्रोह चलते हैं, जो देश के खिलाफ अगर लड़ना हो, उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए, कुछ ना कुछ कमाई तो चाहिए, कुछ ना कुछ पैसा तो चाहिए। तो इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सबसे बड़ा ओपीएम। ओपीएम यानी कि अफीम। ये अफीम की खेती जो करते हैं, ये करोड़ों में खेती करते हैं, यानी कि अरबों में खेती करते हैं अफीम
अफीम की, जो पूरी दुनिया में सप्लाई की जाती है। तो इनका सोर्स ऑफ इनकम सबसे बड़ा क्या है, अफीम है। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इनको जो एड्स मिलती है, एड्स यानी कि मदद मिलती है, मदद यानी कि पैसा मिलता है। इनको सबसे ज़्यादा पैसा जो आता है वो अमेरिका से ही आता है। बिलियंस ऑफ डॉलर जो अमेरिका जो है इनको पाकिस्तान के थ्रू जो इनको वो क्या करता था, वो देता था। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, सोवियत को बाहर निकालने के लिए अमेरिका ही इनको बिलियंस ऑफ डॉलर देता था, ताकि जो वो सोवियत जो कि आज की डेट में रशिया, वहाँ ज़्यादा अफगानिस्तान में पावरफुल ना हो जाए। तो इनको सबसे बड़ी एड क्या थी इनकी, अमेरिका के थ्रू ही इनकी सबसे ज़्यादा मदद मिलती थी। उसके बाद जो जैसे जैसे अमेरिका जो है और ज़्यादा इन पर हमले करने शुरू किए, पहले तो अमेरिका ने ही इनको क्या दी, मदद दी। उसके बाद जैसे जैसे अमेरिका ने इन पर हमले करने शुरू कर दिए, तो इन्होंने क्या किया, अफीम की खेती और ज़्यादा करनी शुरू कर दी, और ज़्यादा अफीम की खेती की, और ज़्यादा इन्होंने अफीम बेची, और ज़्यादा इन्होंने मुजाहिदीन भर्ती किए, और ज़्यादा इन्होंने वॉलंटियर इनको मिले। तो इन्होंने क्या किया, उनको सैलरी बेस रखना शुरू कर दिया, कि इनको जो मुजाहिदीन है उनको सैलरी बेस रखना शुरू कर दिया। अब जो नशेड़ी हो चुके थे, अब जो कत्ल करने वाले थे, जो ऐसे खतरनाक लोग थे, इन्होंने उनको अपनी क्या या गैंग में कह सकते हैं या अपने ग्रुप में उनको भर्ती कर लिया। भर्ती करने के बाद उनकी तनख्वाहें लगा दी। अब नशेड़ी आदमी जो ऐसा जो आवारागर्द होगा उसको सैलरी भी मिले और उसको फ्री का खाना भी मिले, तो वो क्यों नहीं भर्ती होगा। तो इन्होंने क्या किया, अफीम की खेती से ज़्यादा इनकी क्या थी, सोर्स ऑफ इनकम थी। अब बात आती है कि अगर अमेरिका ने ही इनको बिलियंस ऑफ डॉलर दिए, तो ये अमेरिका के खिलाफ क्यों लड़े। अब जैसे कि हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए कहा था कि अगर घर में सांप पालोगे वो एक ना एक दिन आपको कांटेगे ही। तो इन्होंने, ये तालिबान थी, इन्होंने तालिबान को पाला, और पालने के बाद क्या हुआ, जैसे जैसे वो ये अमेरिका वहाँ हमले करता गया, अब इनको लगा कि अमेरिका हमारे पर क्या हो रहा है, हावी हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, उल्टा अमेरिका को ही काटना शुरू कर दिया, अमेरिका के सोल्जर्स को मारना शुरू कर दिया, उनको किडनैप करना शुरू कर दिया। तो ये सबसे बड़ी जो थी अमेरिका की भूल थी, इनको पालना, और इन्होंने फिर अमेरिका को ही काटा। अब बात करते हैं कि अमेरिका का इंटरेस्ट क्या था। इंटरेस्ट अमेरिका के दो तीन थे। सबसे पहला इंटरेस्ट था कि यूएसएसआर जो इस समय का रशिया, वो वहाँ पावरफुल ना हो सके। दूसरा जो इंटरेस्ट था वो ये था कि वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं अफगानिस्तान में, जैसे कि गैस के रिसोर्सेज हैं, और अगर हम बात करें साल्ट के रिसोर्सेज हैं, तो ऐसे बहुत सारे जो रिसोर्सेज थे वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज थे, इनको जो अमेरिका अपने कब्जे में करना चाहता था। इसलिए अमेरिका ये चाहता था कि यूएसएसआर जो वहाँ पावरफुल ना हो सके, वहाँ के रिसोर्सेज पर कब्जा ना कर सके। अमेरिका को खुद का इंटरेस्ट था। अगर आप एक बात याद रखिए कि कोई ना कोई अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो वहाँ पर जाकर वो अपने लात अड़ाता है। ऐसे किसी को किसी के मसफट्टे में लात अड़ाने की कोई बात नहीं। और अमेरिका तो एक ऐसी जात है कि वो तो बिना मतलब के अपने बाप को पानी ना पिलाएं। तो फिर वो अफगानिस्तान में अपने इतने सोल्जर्स, उन्होंने कम लगभग 4 से 4,500 वहाँ सोल्जर अपने मरवाए, शहीद करवाए। तो उनको कुछ इंटरेस्ट था, तो तभी थे ना। तो उनका सबसे बड़ा इंटरेस्ट यही था, क्या, एक यूएसएसआर को बाहर निकालना। दूसरा क्या उनका इंटरेस्ट था, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को हथियाना। इसके आगे बात करते हैं कि अफगान आर्मी जो की है 70 से 75 हज़ार तालिबानों का सामना क्यों नहीं कर पाई, जहां उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। तो जहां अफगानिस्तान आर्मी थी वो डीमोरलाइज्ड कैसे होगी। तो अफगान आर्मी जो है डीमोरलाइज्ड कब हुई, जब यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन में प्रेसिडेंट बनने से पहले ही बोल दिया था कि मैं अफ़गानिस्तान से अपनी यूएसए की आर्मी को वो पुल आउट कर लूँगा। तो इससे क्या हुआ, इससे जो अफ़गानिस्तान में बैठे थे, जो अफ़गानिस्तान आर्मी के जो प्रोफेशनल सोल्जर थे, उनके मन में होगा कि ये अब चले जाएंगे यहाँ से। तो एक तो वहाँ सबसे बड़ा डीमोरलाइज उनके लिए था। अगर हम देखें, अगर 4 दोस्त हैं, 4 में से अगर 3 बोलें कि हम जा रहे हैं तुम्हें इस हालात में छोड़ के, तो एक जो बचेगा वो तो डीमोरलाइज हो ही जाएगा। तो यही अफ़गानिस्तान आर्मी के सोल्जर के साथ हुआ। दूसरा क्या हुआ, जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए तो उन्होंने तालिबान के मुजाहिदीन के साथ एक पीस डील साइन की। पीस डील साइन करने से जो यहाँ के प्रोफेशनल जो थे अफ़गानिस्तान आर्मी के जो प्रोफेशनल सोल्जर थे, उनको ऐसे लगा कि हम तो दिन रात जो है तालिबान के लोगों के साथ हम फाइट कर रहे हैं, एट द एंड वो है तो इन्हीं के लोग थे। तो इनको क्या लगा कि अगर हम अपने लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो उन्होंने बोला था कि हम आतंकवाद को ख़त्म करेंगे, जो हमारे बीवी बच्चों को मारते हैं, तो इन्होंने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप की जो पीस डील साइन हुई थी उससे क्या हुआ, इनको अफगानिस्तान आर्मी को लगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ जाकर क्या पीस डील साइन कराया तो हमारी क्या पीठ में शुरा भोंका गया। तो इससे भी अफगानिस्तान आर्मी जो क्या थी वो डीमोरलाइज्ड बहुत ज़्यादा होगी। तीसरा जो था कि जब यूएसए के प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि हम यहाँ से क्या कर
लेंगे, पुल आउट कर लेंगे अपनी आर्मी को। तो यूएसए की आर्मी जो वहाँ बेस थी ऑन द ग्राउंड, उसने ना मात्र रेजिस्टेंस दिखाई, उसने ना मात्र फाइटिंग की। जब उन्होंने एकदम से बहुत ही दुनिया को दिखाने के लिए बस उन्होंने लड़ाई लड़ी है। उसके बाद जो अफगानिस्तान आर्मी थी उनको जब टेक्स्ट मैसेज आने लगे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अफगानिस्तान आर्मी थे, एट द एंड इंसान अपने बीवी बच्चों का सबसे पहले सोचता है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अफगानिस्तान आर्मी ने नामात्र रेजिस्टेंस करना शुरू कर दिया। वो भी धीरे धीरे उनकी ही सेना में कह सकते हैं, अगर उनके ग्रुप में वो शामिल होने लगे, तो इससे इनका क्या होल्ड और बढ़ता गया। अब बात करते हैं कि इसके पीछे हिडन गेम क्या थी या क्या है। अब देखिए, कोई भी बड़ा ग्रुप जो उसके लीडर्स होते हैं ना, उनके पास जो गेम होती है वो सिर्फ पावर की होती है। आप मानो चाहे ना मानो, तालिबान के पास भी जो गेम थी, जो इनके लीडर थे वो पावर में ही आना चाहते थे। एट द एंड गरीब आदमी ही मरता है, चाहे वो किसी भी देश के में पॉलिटिक्स हो चाहे कुछ भी हो, एट द एंड गरीब आदमी ही मरता है। तो यहाँ पे भी तालिबान ने यही गेम किया। अब एक बात बताओ, अगर ऐसी गेम नहीं है तो इन्होंने क्या एजेंडा क्या दिया कि हम उस देश के खिलाफ लड़ेंगे जो मुसलमानों के खिलाफ जो एट्रोसिटी करता है, जो उनके खिलाफ हमले करता है, हम उस देश के खिलाफ लड़ेंगे। हम यूएसए जो है वो मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार कर रहा है, इसलिए हम इनके खिलाफ लड़े हैं। अब दूसरी तरफ ये चाइना के साथ जो अच्छे रिलेशन रखने की बात करते हैं। अब चाइना में जो है सबसे ज़्यादा मुसलमानों पर अत्याचार कहाँ पर हो रहे हैं, चाइना में हो रहे हैं। फिर ये चाइना के साथ डील क्यों साइन कर रहे हैं, पीस डील साइन क्यों कर रहे हैं, चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं। ओसामा बिन लादेन जो इतना अमीर फैमिली से था, उसका एजेंडा क्या था कि मैं उस देश पर हमला करूंगा जो देश मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, जो मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार करता है। उन्होंने यही कहा था ना, 9/11 का जब हमला हुआ था, तो उन्होंने क्या कहा था, ओसामा बिन लादेन ने क्या कहा था कि मैंने इसलिए हमला करवाया है क्योंकि ये मुसलमानों पे अत्याचार करते हैं। तो फिर अगर चाइना करता तो फिर चाइना में क्यों नहीं हमला करवा रही है। तो ये सब एक पावर की गेम है, ये पावर में आना चाहते हैं। अब आपको बताता हूँ कि 1996 से लेकर 2000 तक जब इनका तालिबान जो चरम पे था, इनका राज था, तो उस टाइम पे क्या दृश्य था, इनकी पावर कैसी थी। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वुमेंस के लिए और मेंस के लिए अलग अलग रूल बना दिए थे। तो मेंस के लिए क्या रूल बनाए थे कि सबसे पहले तो उनको दाढ़ी बनानी पड़ेगी, उनको दाढ़ी बढ़ाकर रखनी पड़ेगी, वो क्लीन शेव कोई भी मैन नहीं रह सकता था अफगानिस्तान में इनकी पावर के अंडर। दूसरा क्या था, इनको पठानी सूट पहनने पड़ेंगे, जैसे कि शलवार कमीज होती है जो इनकी, वो इनको मेंस को पहनने पड़ेंगे। इंडिया में क्या आप शॉर्ट्स पहनो, जीन्स पहनो, कुर्ता पहनो, कुछ भी पहनो, इंडिया में पूरी फ्रीडम है। तो अफगानिस्तान में क्या था, इसका उल्ट था। अब वुमेन्स के लिए क्या रूल बनाए थे, वुमेन्स टीवी नहीं देख सकती थी, वुमेन्स क्या म्यूजिक नहीं सुन सकती, वुमेन क्या था बालकोनी में खड़ी नहीं हो सकती, वुमेन क्या था छत पे नहीं चढ़ सकती थी, वुमेन को बुर्का पहनकर रहना पड़ता था, वुमेन्स को क्या पब्लिक गैदरिंग नहीं करने सकती थी, वुमेन को स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती, इवन बालकोनी में नहीं खड़ी हो सकती थी वुमेन। और अगर वुमेन ने कहीं बाहर जाना था तो उनके साथ मेल जो था कंपेनियन होना चाहिए था, यानी कि उनका हस्बैंड उनके साथ होना चाहिए था, अदरवाइज वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। एजुकेशन बिल्कुल वुमेन के लिए नहीं थी। तो अब ये अगर उस टाइम पे ये रूल इन्होंने दिया था, अब देखते हैं कि ये कैसा रूल देते हैं। अब बात करते हैं कि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनका रोल कैसा होना चाहिए था, जहां वो क्या कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किया। सबसे पहले जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है जो अशरफ गनी साहब थे, वो वहां से क्या भाग गए। वहाँ की जो आर्मी थी वो डीमोरलाइज थी। जैसे कि इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी का जो प्राइम मिनिस्टर है वो सबसे पहले क्या मोटिवेट रहता है, जो इंडियन आर्मी का चीफ है वो मोटिवेट रहता है, जो सीडीएस है वो मोटिवेट रहता है। किसी भी आर्मी को लीड करने के लिए या किसी देश को चलाने के लिए लीडर का मोटिवेट होना क्या बहुत ज़रूरी है। लीडर का अगर मोटिवेट नहीं होगा तो वो अपने नीचे के जो इतनी सारी सेना उसको क्या मोटिवेट कर सका। लीडर जो होता है ना वो मरे से मरे इंसान के अंदर भी जान फूंक सकता है लड़ने की। तो यही होता है एंड किसी भी देश को चलाने के लिए, आर्मी को चलाने के लिए, ग्रुप को चलाने के लिए लीडर का मोटिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा हुआ पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी जब 1971 में बांग्लादेश को काट के अलग किया गया था, तब 120 सैनिक के साथ ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी, जिनके ऊपर बॉर्डर फिल्म भी बनी है, वो मात्र 120 सैनिकों के साथ, मात्र 120 सैनिकों के साथ पूरी की पूरी एक पलटन बटालियन के साथ वो लड़ गए थे और जीत के थे। तो वो क्या था, एक मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जो उस टाइम पे मेजर थे, बाद में वो ब्रिगेडियर रिटायर हुए, उनका क्या था एक जज्बा था, उन्होंने एक जान फूंक दी थी अपने लोगों के अंदर। तो वो क्या 120 लोग थे, वो थे एक पूरी बटालियन के साथ क्या लड़ गए थे। तो ऐसा एक लीडर होना चाहिए। लीडर क्या आर्मी का उनका ऐसा होना चाहिए था और उनके जो गवर्नमेंट का लीडर भी ऐसा होना चाहिए था। उसका होगा क्या उल्ट, वो अफगानिस्तान का लीडर ऐसा था।
जो क्या अपने चंद 70 से 75 हज़ार लड़ाकों को लेकर 3.5 लाख जो आर्मी थी अफगानिस्तान की प्रोफेशनल आर्मी, उसके साथ लड़ गया। उसके साथ क्या उसने क्या किया, उसके यूएसए की आर्मी उसको भी हरा डाला, उसने यूएसएसआर को हरा डाला उससे पहले। तो ये एक लीडर की क्वालिटी है, मोटिवेट रहना सबसे पहले। लास्ट में जो मेरी तरफ से सजेशन कह लीजिए, जहाँ मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट कह लीजिए कि वहाँ पे गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले तो स्टूडेंट की एजुकेशन मस्ट होनी चाहिए, वुमेन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए गवर्नमेंट में या कैबिनेट में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो वहाँ पे लोग हैं उनका अच्छा होना चाहिए, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, वो अफीम पर ही डिपेंड ना रहे, क्योंकि उनका अभी तक जो है ना जो सोर्स ऑफ इनकम जो है, मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो अफीम है या ओपीएम है, उस पर डिपेंड नहीं रहनी चाहिए। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, यानी कि लोगों का इलेक्शन में पार्टिसिपेशन जरूर होना चाहिए, और कंट्री और एज वेल एज जो पीपल्स की ग्रोथ है वो मस्ट होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बोलते हैं एट्रोसिटी, जो वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पर उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो अत्याचार क्या बंद होने चाहिए। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ पर, जिनके पीछे अमेरिका वहाँ पर आके फंसा था, उन नेचुरल रिसोर्स का क्या प्रोडक्टिव यूज़ होना चाहिए। उसके साथ पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।